हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एम्स नॉर्सेट 7 का मेंस क्वेश्चन पेपर कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन एम्स नॉर्सेट 7 मेंस क्वेश्चन पेपर, राइट। इससे पहले जो है हम एम्स नॉर्सेट 1 से लेके 10 तक प्रीलिम्स पूरा सॉल्व कर चुके हैं और मेंस का क्वेश्चन पेपर 5th एंड 6th हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक के PYQ सीरीज नहीं देखी है वो भी जरूर देखनी है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम से पहले PYQs बाय हार्ट करके जाओ, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो टॉपिक पूछा गया है, बहुत ज़रूरी होता है कि हम एग्जाम से पहले उसे जो है अच्छे से करके जाएं, बिकॉज देयर आर चांसेस कि टॉपिक जो है रिपीट हो जाए, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्री ऑक्सीजनेशन बिफोर इंट्यूबेशन। फॉलोइंग में से कौन सी राइट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग प्री ऑक्सीजनेशन। इंट्यूबेशन से पहले हम जो है 100% FiO2 से प्री ऑक्सीजनेट करते हैं पेशेंट को, तो उनमें तो फॉलोइंग में से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो हियर राइट ऑप्शन विल बी ऑक्सीजनेट द चाइल्ड विद हाई फ्लो ऑक्सीजन फॉर 3 मिनट्स के लिए हम जो है पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करते हैं, ठीक है, 3 to 5 मिनट्स के लिए। और कितना परसेंट FiO2 से? 100% FiO2 से जो है हम प्री ऑक्सीजनेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वुमन इज रेडी फॉर सिजेरियन सेक्शन इन द लेबर रूम, विच इज द बेस्ट पोजीशन फॉर द वुमन बिफोर सिजेरियन सेक्शन होना है लेबर रूम में, तो कौन सी बेस्ट पोजीशन है सिजेरियन सेक्शन के लिए। तो लिथोटमी पोजीशन तो नहीं देनी है, लिथोटमी इज रिक्वायर्ड फॉर वेजाइनल डिलीवरी। फॉलर्स पोजीशन भी नहीं देते हैं, लिथोटमी अगेन नहीं देंगे, तो राइट ऑप्शन विल बी सुपाइन पोजीशन विद अ पिलो अंडरनीथ हिप्स, ठीक है। ये जो पोजीशन दी जाएगी बिफोर सिजेरियन सेक्शन, इससे क्या होता है, इट डिस्प्लेसेस द यूट्रस एंड एलिवेट्स प्रेशर ऑन द इंफीरियर वेना कावा। जो हम राइट हिप के नीचे पिलो रख रहे हैं, इससे क्या होगा, इंफीरियर वेना कावा पे जो है प्रेशर नहीं आएगा, ओके, एंड सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन कम्स टू लेबर रूम विद 3 centimeter cervical dilation, is comfortable and energetic and excited. The woman is in which phase of labor room में women आई है, 3 centimeter cervical dilation है, कंफर्टेबल है, एनर्जेटिक है, एक्साइटेड है, तो कौन से फेज में वो है, विमेन जो है कौन से फेज ऑफ लेबर में है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि अभी सर्वाइकल डायलेशन फुल हुआ नहीं है, कोई बेबी डिलीवरी नहीं हुई है, तो दिस इज फर्स्ट स्टेज, ठीक है। सेकंड स्टेज तो नहीं है, ए ऑप्शन तो अपना नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ कम टू फर्स्ट स्टेज में कौन सा फेज है, लेटेंट है, ट्रांजिशन है या एक्टिव फेज है, राइट। तो वी हैव 3 फेजेस, लेटेंट फेज होता है, एक्टिव होता है एंड ट्रांजिशन होता है। लेटेंट में आता है 1 से 3 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज। इसमें पेशेंट जो है कंफर्टेबल होगा, एनर्जेटिक होगा एंड एक्साइटेड होगा। दीज आर हॉलमार्क साइंस ऑफ लेटेंट फेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ द लेबर रूम शुड बी मेंटेन्ड एट। लेबर रूम के लिए बेस्ट टेम्परेचर क्या है, तो WHO ने रिकमेंड किया है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो है अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होता है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर द न्यूबॉर्न, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट हैज पुलिंग हेयर, मतलब अ पेशेंट इज पुलिंग हेयर, अपने जो है हेयर्स पुल कर रही है, तो द नर्स बेस्ट नोज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। पेशेंट को क्या हुआ है, तो कभी भी अगर आपको पेशेंट में एक इररेजिस्टिबल अर्ज देखने को मिले टू पुल आउट हेयर फ्रॉम स्कैल्प, आईब्रोज एंड आई लैशेज, तो दिस इज नॉन एज ट्राइकोटिलोमेनिया, ठीक है। ट्राइकोटिलोमेनिया क्या होता है कि पेशेंट जो है बार बार अपने हेयर्स पुल करेगा, ओके। तो इधर अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स अंडर वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम। आयरन एंड फॉलिक एसिड के लिए जो विफ्स प्रोग्राम है उसके अंडर डोज कितनी रहेगी जो हम एडोलेसेंट में देते हैं, ठीक है। तो IFA में डोज रहती है 100 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड, ओके। दिस इज गिवन टू एडोलेसेंट गर्ल्स 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर अ चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम है चाइल्ड को, प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे की कंसर्न क्या रहते हैं, फ्लूइड रिटेंशन, इडीमा, एसाइटिस,
प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहेगा मॉनिटर डेली वेट एंड एब्डोमिनल गर्थ। डेली वेट चेक करना है पेशेंट का एंड एब्डोमिनल गर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ गुड ब्रेस्ट अटैचमेंट। फॉलोइंग में से कौन सा साइन नहीं है गुड ब्रेस्ट अटैचमेंट का, ठीक है। तो गुड ब्रेस्ट अटैचमेंट के क्या क्या साइंस होते हैं? मोर एरियोला इज विजिबल अबव पेशेंट टॉप लिप। टॉप लिप से ऊपर जो है एरियोला ज़्यादा विजिबल होगा, ये एक गुड ब्रेस्ट अटैचमेंट का साइन है। सेकेंड इज बेबीज चिन टचिंग द ब्रेस्ट, दिस इज अगेन अ गुड साइन। थर्ड इज बेबीज लोअर लिप कर्ल्ड आउटवर्ड्स, आउटवर्ड जो है कर्ल है लोअर लिप, दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन। एंड बेबी माउथ इज वाइड ओपन माउथ है, ठीक है। तो ये चारों जो हैं गुड अटैचमेंट साइंस हैं। बट इनकरेक्ट हमें ऑप्शन ढूंढना है, इनकरेक्ट होगा सी, ठीक है। बेबीज लोअर लिप टर्न्ड इनवर्ड, ओके। ये इधर जो है इसका सी है ऑप्शन, ये गलत है। तो इधर जो है अपना ऑप्शन रहेगा सी, बेबीज लोअर लिप टर्न इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आउटवर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शोज पीएच जो 7.48 है, 7.45 से ऊपर है, इट मीन्स एल्कोलोसिस है, ठीक है। या तो ऑप्शन सी होगा या डी होगा, ए और बी तो नहीं है। सेकेंड इज CO2 जो है 32 है। नॉर्मली CO2 35 से 45 होती है, बट CO2 कम हो गई है यहाँ पे। अब हम लिखेंगे यहाँ पे रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट, पीएच ऊपर जा रहा है, CO2 नीचे आ रहा है, इसका मतलब दिस इज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वेंसन एंड डुहामेल प्रोसीजर इज यूज्ड टू करेक्शन ऑफ। ये दोनों प्रोसीजर जो है किस चीज की करेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं? तो दिस इज यूज फॉर हर्शस्प्रंग डिजीज, ठीक है। हर्शस्प्रंग डिजीज की करेक्शन के लिए दीज प्रोसीजर्स आर डन। इसमें क्या होता है, जो अफेक्टेड पार्ट है उसको जो है हटा देंगे, कट कर देंगे और एंड टू एंड एनास्टमोसिस कर देंगे बचे हुए पार्ट का, ओके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन बेस्ट डिटरमिन्स द relationship between an exposure and an outcome by following groups into the future। कौन सी स्टडी डिज़ाइन जो है बेस्ट डिटरमिन करती है रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्सपोजर एंड एन आउटकम बाय फॉलोइंग ग्रुप्स इनटू द फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, आपने जो है एक्सपोजर दिया, ठीक है, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को आपने एक्सपोजर दिया, फिर आप उसका आउटकम जो है स्टडी कर रहे हो फ्यूचर में। फ्यूचर में अगर स्टडी करोगे तो दैट इज कोहार्ट स्टडी, ठीक है, दिस इज कोहार्ट स्टडी। बट अगर आप पहले आउटकम देखो और फिर आप उसकी हिस्ट्री में जाओ तो ये हो जाएगा केस कंट्रोल स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने जो है 100 लोगों को लिया सैम्पलिंग के लिए, ठीक है। अब 100 में से 50 जो है स्मोकिंग करते थे एंड 50 जो है नॉन स्मोकर है। अब आप इसका जो है 5 से 10 ईयर्स के बाद में आप इन लोगों की स्टडी करोगे कि किन किन में जो है लंग कैंसर डेवलप हुआ है, ओके। तो दिस इज कोहार्ट स्टडी, आपने जो है फ्यूचर में जाके स्टडी किया है। बट अगर आपको आज के टाइम पे 100 लोग मिले जिनको जो है लंग कैंसर हो चुका है, ठीक है, लंग कैंसर हुआ है, फिर आप इनकी हिस्ट्री पे जाओ कि इनमें से स्मोकर कितने थे एंड नॉन स्मोकर कितने थे, तो दैट विल बी केस कंट्रोल स्टडी, ओके। कोहार्ट में जो है हम फ्यूचर में जा रहे हैं एंड केस कंट्रोल में वी विल गो बैक टू हिस्ट्री, राइट, into the past। Next question, a child comes in the OPD with acute renal injury AKI, the possible outcome seen in this child। OPD में बच्चा आया है, acute renal injury है, कौन सा पॉसिबल आउटकम जो है बच्चे में आपको दिखेगा? तो अगर किडनी इंजरी है, इसका मतलब किडनी फंक्शन जो है अच्छे से नहीं कर रही है, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन सीरम क्रेटिनिन लेवल दिखेगा। विद और विदाउट रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट सीरम क्रेटिनिन जो है आपको इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। तो इंक्रीज क्रेटिनिन लेवल। ऑप्शन डी इज डिक्रीज्ड पोटेशियम लेवल, नो, इंक्रीज हो जाएगा, पोटेशियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज डिक्रीज्ड BUN लेवल, ये भी गलत है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड फर्स्ट इज डिक्रीज्ड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज ऑन कार्डियक मॉनिटर शोइंग
QRS complex more than 0.12 seconds, the possible cause is। QRS complex जो है 0.12 सेकेंड से ज़्यादा हो गया है, पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता है? तो वाइड QRS कॉम्प्लेक्स जो है इंडिकेट करता है डिलेड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ओके, QRS कॉम्प्लेक्स क्या सिग्निफाई करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। बट इफ इट इज़ टेकिंग टू मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इट मीन्स कि ये डिलेड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है। ओके, और इसका क्या रीजन हो सकता है? डिले क्यों हो रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन में? रीजन कैन बी ब्लॉकेज इन द बंडल ब्रांच कंडक्शन सिस्टम। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स कितना होता है? 0.06 से 0.10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेशेंट इज ऑन कार्डियक मॉनिटर एंड शोइंग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, व्हाट इज द प्रायोरिटी मैनेजमेंट? पेशेंट जो है कार्डियक मॉनिटर पे है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन शो हो रहा है, आपका प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या रहेगा? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम काफ़ी बार कर चुके हैं। अगर आपको पल्सलेस VT दिखे या VF दिखे तो यू विल डू डिफिब्रिलेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी? फर्स्ट फीचर क्या है विटामिन ए डेफिशिएंसी का? तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? अर्लीस्ट ऑब्जर्व की जाती है विटामिन ए डेफिशिएंसी में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ रोडोप्सिन, जो पिगमेंट है वो जो है डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। ज़ीरोफ्थेल्मिया क्या होता है? ड्राइनेस ऑफ आइज। ठीक है, एंड दिस इज सीन इन लेटर स्टेज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट ऑफ मिथेनॉल पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? फोमिपिजोल। ठीक है, फोमिपिजोल जो है एंटीडोट है मिथेनॉल पॉइजनिंग का। एंटीडोट बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, नेलोक्सोन किसका एंटीडोट है, प्रोटामीन सल्फेट किसका है, फ्लूमाजेनिल किसका है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए। अगेन, एंटीडोट ऑफ हेपेरिन ओवरडोज, हेपेरिन का होता है प्रोटामीन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एमनियोटमी फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इज? एमनियोटमी आपने कर दी है, फर्स्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? तो कभी भी आप एमनियोटमी करोगे डायरेक्ट उसके बाद में आपको FHR चेक करनी है, फीटल हार्ट रेट जो है चेक करना है इन रिस्पॉन्स ऑफ एमनियोटमी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी ए, टू असेस FHR। रीजन क्या होता है इसका? जब हम एमनियोटमी करते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स के बहुत ज़्यादा चांस हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स की वजह से FHR चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन्स LMP वॉज 21 मई 2019, कैलकुलेट द EDD कैलकुलेट करनी है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, फ्री के नंबर है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं ये वाले। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हम ऐड करेंगे? 9 मंथ्स ऐड करेंगे प्लस 7 डेज ऐड करेंगे। ओके, अब मई में जब आप 9 मंथ्स ऐड करोगे तो इट विल बी फेब्रवरी। ठीक है, मई में 9 मंथ्स ऐड करोगे तो फेब्रवरी हो जाएगा, और 21 में 7 डेज ऐड करोगे तो इट विल बी 28 फरवरी 2020 विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ मदर इज एक्सपोज टू फेनिटोइन देन द चाइल्ड में सफर फ्रॉम। प्रेगनेंसी में अगर मदर को फेनिटोइन दे दिया तो चाइल्ड में क्या होने के चांसेस हैं? तो फेनिटोइन क्या है? एंटी कन्वल्जेंट ड्रग है। ये प्रेगनेंसी में अगर आपने दिया तो दिस कॉजेज फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। ठीक है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम कॉज कर देता है, जिसके फीचर क्या होते हैं? क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज दिखेंगी, लिम्ब डिफेक्ट्स दिखेंगे, कॉग्निटिव डिफेक्ट्स दिखेंगे। ठीक है, ये सब जो है आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज अ वुमन प्रेजेंटेड इन ANC क्लिनिक विद ट्विंस, प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री रिवील्स, डिलीवर्ड अ चाइल्ड एट 36 weeks gestation, no history of abortion, no medication induced fetal demise, what is the गटपैल स्कोर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक मदर आई है जो अभी प्रेग्नेंट है। ठीक है, एक डिलीवरी पहले हो चुकी है, बट जो अभी वाली प्रेगनेंसी है इसमें जो है ट्विन प्रेगनेंसी है। ओके, तो गटपैल कितना होगा? G फॉर ग्रेविडा, मतलब टोटल प्रेगनेंसीज। अभी तक जो है टोटल कितनी प्रेगनेंसीज हुई है? एक तो करंट में चल रही है प्लस एक जो है डिलीवरी पहले हो चुकी है। ठीक है, 1 + 1 = 2। सेकेंड इज T फॉर टर्म बर्थ, जो है कितने हुए हैं? पहले वाली जो डिलीवरी हुई है वो हुई है 36 वीक्स पे, मतलब बिफोर 37 वीक्स आ गए तो टर्म इज 0। P फॉर प्री टर्म, मतलब 37 वीक्स से पहले कितनी हुई है? एक डिलीवरी हुई है तो P हो गया है 1। A इज अबॉर्शन, कोई भी हुआ नहीं है, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। एंड L फॉर लिविंग चिल्ड्रन, 1 जो है लिविंग चिल्ड्रन है, तो ये हमारा गटपैल स्कोर हो गया ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ माइनर डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फॉलोइंग में से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है माइनर डिस्कम्फर्ट्स के लिए जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हिमरॉइड्स हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, कॉमन है। इसके लिए हम क्या देते हैं, हाई फाइबर डाइट देंगे एंड अप्रोप्रिएट फ्लूइड देंगे, ये तो राइट ऑप्शन है। सेकंड इज नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलेगा। इंस्ट्रक्ट फॉर अर्ली मॉर्निंग बिस्किट्स एंड पेपरमिंट टी, ये भी ठीक है। थर्ड इज एंकल इडीमा देखने को मिलेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे लोअर लेग को अबव हार्ट लेवल पे रखने के लिए, ये भी ठीक है। एंड फोर्थ इज राउंड लिगामेंट स्ट्रेचेस, टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड एक्सरसाइजेज। राउंड लिगामेंट स्ट्रेच करता है तो इसके लिए आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स दोगे और एक्सरसाइज बोलोगे, नो, इसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स का कोई रोल नहीं है। राउंड लिगामेंट जब स्ट्रेच करेगा तो पेन होगा, ऐसे में आप क्या करोगे, रेस्ट दोगे पेशेंट को, ठीक है। पोजीशन चेंज करने के लिए बोलोगे, हीट एप्लीकेशन के लिए बोलोगे, सपोर्ट बेल्ट दोगे, बट कैल्शियम सप्लीमेंट्स इज नॉट नीडेड, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अम्बिलिकल कॉर्ड कैरीज हाउ मेनी ब्लड वेसल्स। अम्बिलिकल कॉर्ड में कितने ब्लड वेसल्स होते हैं, तो एक वेन होती है एंड 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। स्टार्टिंग में जो है 2 वेन्स होती हैं, फिर बाद में क्या होगा, 4 to 7 वीक्स पे जो है राइट अम्बिलिकल वेन जो है डिसअपियर कर जाती है और ओनली 1 वेन विल बी लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिदम ऑफ कार्डियोटोकोग्राफी showing abrupt drop in FHR with variable shape and timing। कार्डियोटोकोग्राफी पे आपको क्या दिख रहा है, एब्रप्ट ड्रॉप हो रहा है फीटल हार्ट रेट का, और फीटल हार्ट रेट क्या है, वेरिएबल है शेप में एंड टाइमिंग में, तो दिस इज वेरिएबल डिसलरेशन, ओके। अगर आपको एब्रप्ट ड्रॉप मिलेगा FHR में मोर देन 15 का और वेरिएबल शेप एंड टाइमिंग मिलेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल डिसलरेशन। कॉज क्या रहता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। मैनेजमेंट क्या करोगे, चेंज करोगे मैटरनल पोजीशन को, ऑक्सीजन दोगे, IV फ्लूइड्स दोगे एंड कंसीडर एमनियो इन्फ्यूजन इफ नीडेड, ओके। कॉमन कॉजेज क्या रहेंगे इसकी, ओलिगोहाइड्रोमिनियोज, नक्कल कॉर्ड एंड कॉर्ड prolapse। Next question is second degree uterovaginal prolapse is best described by। second degree uterovaginal prolapse को कैसे डिफाइन करोगे, तो सेकेंड डिग्री में क्या होता है, एक्सटर्नल ओस जो है प्रोट्रूड कर जाती है आउटसाइड द वेजाइना इंट्रोइटस, बट यूट्राइन बॉडी रिमेन्स इनसाइड। यूट्राइन बॉडी जो है अंदर ही रहेगी, सिर्फ एक्सटर्नल ओस जो है प्रोट्रूड की है, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड डिग्री, तो इधर अपना राइट ऑप्शन विल बी बी, बॉडी ऑफ यूट्रस प्रोट्रूड्स थ्रू सर्विक्स इनटू द वेजाइना। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, यूट्रस जो है डिसेंड करेगा पार्शियली इनटू द वेजाइना बट सर्विक्स रिमेन्स इनसाइड। थर्ड डिग्री में प्रोसीडेंशिया, एंटायर यूट्रस जो है प्रोट्रूड कर जाएगा आउटसाइड द वल्वा। कॉजेज क्या होते हैं इसके, मल्टीपैरिटी है, प्रोलॉन्ग लेबर है, पेल्विक फ्लोर वीकनेस है एंड मीनोपॉज। Next, in fourth postpartum day, the vaginal discharge is brownish pink yellow, which indicates fourth postpartum day है, vaginal discharge जो है brownish pinkish हो गया है, yellow हो गया है। What does it indicate? ये कौन सा लोकिया इंडिकेट कर रहा है, तो हमारे 3 तरह के लोकिया होते हैं, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया एल्बा, ठीक है। 1 से 3 डेज पोस्टपार्टम पे क्या होता है, ब्राइट रेड वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसको हम लोकिया रूब्रा बोलते हैं। 4 से 10 डेज पे जो है लोकिया सिरोसा बोलेंगे, ये कलर इसमें कौन सा कलर होगा, पिंकिश एंड ब्राउनिश येलो। एंड थर्ड इज लोकिया एल्बा जो 10 से 14 डेज पे मिलेगा एंड इट विल बी ऑफ येलो एंड वाइट कलर। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फोर्थ पोस्टपार्टम डे है, ब्राउनिश पिंक येलो कलर है, तो इट इज लोकिया सिरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट्स विद वेजाइनल ब्लीडिंग एंड सर्वाइकल ऑस ओपन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द डायग्नोसिस। प्रेग्नेंट वुमेन है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, सर्वाइकल ओस जो है ओपन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी हो रही है, कौन सा डायग्नोज बनाओगे, अबॉर्शन है, कौन से वाला अबॉर्शन है। तो देखो थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है अगर ब्लीडिंग हो रही है प्लस ओस जो है क्लोज है, सर्विक्स जो है क्लोज है, ठीक है, तो दिस इज थ्रेटेंड अबॉर्शन। बट अपने क्वेश्चन में बोला गया सर्वाइकल ओस इज ओपन, ठीक है, तो दिस विल बी इनएविटेबल अबॉर्शन। इनएविटेबल इज
कि अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड वी कैन नॉट स्टॉप इट, अब हम इसको नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग होती है इसमें, यूट्राइन क्रैम्पिंग होती है और सर्वाइकल ओस ओपन मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज इनएविटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रेग्नेंट वुमन इन हर थर्ड ट्राइमेस्टर प्रेजेंट्स विद सडन ऑनसेट ऑफ abdominal pain, vaginal bleeding and the uterus feels rigid and board like. Fetal heart sounds are absent. What is the diagnosis? प्रेग्नेंट वुमेन है, थर्ड ट्राइमेस्टर में है, सडन ऑनसेट हो गया है एब्डोमिनल पेन का, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और यूट्रस कैसा फील हो रहा है, रिजिड है एंड बोर्ड लाइक है, FHR जो है एब्सेंट है। क्या डायग्नोसिस है? तो दिस इज द साइन ऑफ एब्रप्शियो प्लेसेंटा। जब भी आपको रिजिड और बोर्ड लाइक यूट्रस मिलेगा, वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी, दिस इंडिकेट्स एब्रप्शियो प्लेसेंटा, ठीक है। अगर प्लेसेंटा प्रीविया होता तो यू विल फाइंड पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग विद सॉफ्ट यूट्रस। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी टीथ डज एन अडल्ट ह्यूमन हैव? अडल्ट ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं? वी ऑल नो 32 परमानेंट टीथ, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। इसमें भी आपको पता होना चाहिए 20 जो है मिल्क टीथ होते हैं जिसको प्राइमरी और डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं, 32 जो है परमानेंट होते हैं। मिल्क टीथ स्टार्ट कब होते हैं आने? 6 मंथ्स पे, और 20 टीथ आर प्रेजेंट बाय द एज ऑफ 2 to 3 ईयर्स। 2 से 3 साल पे जो है बच्चे के 20 टीथ मिलेंगे आपको। परमानेंट टीथ जो है रिप्लेस होने लग जाते हैं मिल्क टीथ से एट एज ऑफ 6 ईयर्स। नेक्स्ट इज, अ क्लाइंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी फॉर सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया, which what initial sign of toxicity should alert the nurse to intervene? एक क्लाइंट है, मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी चल रही है सीवियर प्रीएक्लेम्पशिया के लिए, तो विच इज द इनिशियल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी? हमें कैसे पता चलेगा कि टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो गई है? तो मैग्नीशियम सल्फेट में हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स का, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का, प्लस यूरिनरी आउटपुट का, ठीक है। इन तीनों में से भी डीप टेंडन रिफ्लेक्स इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। लैक ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स मतलब मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन इज MSAFP मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल इंक्रीज्ड? किस केसेस में जो है सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इंक्रीज होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में जिसमें आएगा स्पाइना बाइफिडा, एनेंसेफेली, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स में जिसमें आ गया ओम्फेलोसील, मल्टीपल प्रेगनेंसीज में एंड IUFD में, ओके, फीटल डेथ, ओके। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। मल्टीपल प्रेगनेंसी के केस में जो है आपको इंक्रीज्ड मिलेगा। डिक्रीज किस में मिलता है ये भी पता होना चाहिए, डाउन सिंड्रोम में, ट्राइजोमी ऑफ 21 जिसे बोलते हैं, एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइजोमी ऑफ 18, ओबेसिटी एंड डायबिटीज केसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज टीचिंग पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड विद ADHD, व्हाट मेडिकेशन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड? एक नर्स जो है पेरेंट्स को टीचिंग दे रही है, उनके बच्चे को ADHD है, तो कौन सी मेडिकेशन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब? बहुत फ्रीक्वेंटली कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है? तो दिस इज मिथाइलफेनिडेट, ये जो है बहुत फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब की जाती है। दिस इज CNS स्टिमुलेंट ड्रग। ये कैसे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन ब्रेन केमिकल्स दैट कंट्रीब्यूट टू हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्स कंट्रोल को ये जो है कम करता है। एडवाइस क्या करेंगे कि बिफोर ब्रेकफास्ट लेना होता है 30 to 45 मिनट्स बिफोर अ मील टू प्रिवेंट नोशिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट एज डज अ चाइल्ड्स वेट टिपिकली क्वाड्रपल? 4 टाइम्स जो है कब हो जाएगा? बच्चे का वेट 4 टाइम्स कब हो जाता है? तो दिस इज ऑप्शन सी, 2 ईयर्स पे जो है बच्चे का वेट 4 टाइम्स हो जाएगा। डबल हो जाएगा 5 मंथ्स पे, ट्रिपल हो जाएगा 1 ईयर पे, 4 टाइम्स हो जाएगा 2 ईयर्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव फोकसेस ऑन पोस्टपार्टम पीरियड इन लेबर रूम एंड OT? कौन सा क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव शुरू किया गया है लेबर रूम एंड OT में पोस्टपार्टम पीरियड के लिए, ठीक है, जिसमें मेन फोकस इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे, ओके। तो दैट इज, लक्ष्य में क्या है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात की गई है, इनिशिएटिव है लेबर रूम एंड ऑपरेटिंग थिएटर के लिए। इट एम्स टू रिड्यूस मैटरनल मोटिलिटी कम करने के लिए है, मॉर्बिडिटी एंड इम्प्रूव पेशेंट एक्सपीरियंस। कब लॉन्च हुआ था? 2017 में। Next is an eating disorder that causes you to eat large amount of food at one time and then get rid of it.
कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है जिसमें आप बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ फूड खाते हो और फिर जो है वॉमिट करते हो, पर्जिंग करते हो, तो दैट इज बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, बिंज ईटिंग करेगा पहले पेशेंट और फिर जो है पर्जिंग करेगा, वॉमिट करेगा। ओके, बट एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, दोनों ही जो है ये ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया भी बुलिमिया भी, बट एनोरेक्सिया में क्या होता है, सेल्फ स्टार्वेशन, पेशेंट जो है खाना ही नहीं खाएगा, ओके, रिफ्यूज करेगा खाने के लिए और बहुत मिनिमम बॉडी वेट जो है मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद एन ईटिंग डिसऑर्डर इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है तो, ठीक है, वाइटल साइंस मॉनिटर करोगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखोगे, हाई कैलोरी डाइट दोगे या बिहेवियर थेरेपी दोगे। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं ईटिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स में, तो वी विल मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, ये हमारा प्राइमरी कंसर्न रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर हाइपोकेलीमिया हो गया है पर्जिंग से तो इट कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक डिसरिथमियास। नेक्स्ट इज विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, सबसे कॉमन टाइप कौन सा है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का, तो ऑप्शन बी इज राइट हियर, ओस्टियम सेकुंडम, ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन ASD, 70% जो है यही मिलता है। कहाँ लोकेट होता है, मिड पोर्शन ऑफ द इंटर एट्रियल सेप्टम, बट अगर आपको लोअर पोर्शन ऑफ सेप्टम में मिलेगा तो हम बोलेंगे ओस्टियम प्राइमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिम्टम इंडिकेट्स दैट अ चाइल्ड मे हैव अ ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला एक्सेप्ट, कौन से सिम्टम से इंडिकेट हो रहा है कि चाइल्ड में जो है TEF है, एक्सेप्ट एक जो है गलत है वो हमें ढूंढना है। तो जब भी TEF होता है इसके 3 C आपको मिलेंगे, कफिंग, चॉकिंग एंड साइनोसिस, ठीक है, ये जो है इसके हॉलमार्क साइन है। तो ऑप्शन सी तो अपना कट गया, कफिंग, चॉकिंग एंड गैगिंग वाइल फीडिंग, ये तो मिलता है, तो मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। ड्रूलिंग एंड फ्रोदी सलाइवा बिल्कुल जो है प्रेजेंट होता है TEF में, तो ये भी नहीं है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी मिलते हैं, ये भी नहीं है। होर्सनेस ऑफ वॉइस इज नॉट एसोसिएटेड विद TEF, तो ये अपना जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्फेंट विद हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इज एडमिटेड, व्हाट डज द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड व्हेन असेसिंग द चाइल्ड। हाइपरट्रॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस करके जो है पेशेंट एडमिट हुआ है, बच्चा एडमिट हुआ है, तो कौन सी फाइंडिंग जो है एक्सपेक्टेड है, सबको पता है, एक तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मिलती है पाइलोरिक स्टेनोसिस के केसेस में, सेकंड हमें मिलेगा ओलिव शेप मास पाल्पेटेड ऑन राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट में जो है ओलिव शेप मास मिलेगा। नेक्स्ट इज अ पेशेंट डायग्नोसिस माइस्थीनिया ग्रेविस, आइडेंटिफाई द एसोसिएटेड क्लिनिकल फीचर। माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ में और कौन से फीचर एसोसिएटेड है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, मसल फटीग वर्सनिंग विद एक्टिविटी देखने को मिलेगा, टोसिस हमें देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग देखने को मिलेगा, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी आंसर, ये सब जो है हमें इसमें देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेनिफिशरीज ऑफ ICDS प्रोग्राम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, ICDS प्रोग्राम में 3 जो है फॉलोइंग में से बेनिफिशरीज हैं, एक नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ICDS प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये प्रोवाइड क्या करता है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज। और इसके बेनिफिशरीज कौन रहते हैं, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड विमेन बिटवीन 15 to 44 ईयर्स, राइट। तो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज प्री स्कूल चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, क्या ये इंक्लूडेड है, यस, दीज आर इंक्लूडेड। सेकेंड इज अडोलेसेंट गर्ल्स बिटवीन एज ऑफ 11 to 18 ईयर्स, क्या ये इंक्लूडेड है, यस, ये भी इंक्लूडेड है, दीज आर इंक्लूडेड अंडर राजीव गांधी स्कीम, ठीक है। थर्ड इज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, ये भी इंक्लूडेड है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, यस, तो ये अपना आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही इंक्लूडेड है ICDS में, नन ऑफ द अबव इज राइट, ओके, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ साइंटिफिक स्ट्रक्चरिंग ऑफ द एनवायरनमेंट टू इफेक्ट behavioral changes and to improve the mental health and functioning of the individual is known as, एक साइंटिफिक स्ट्रक्चरिंग अगर इन्वायरमेंट की जाए, ठीक है, और उससे जो है मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाए किसी इंडिविजुअल की, ऐसी थेरेपी को क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, नो,
कॉग्निटिव क्या है, थॉट प्रोसेस पे वर्क करती है, इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस पे वर्क करेगी। बट यहाँ पे जो है इन्वायरमेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। सेकंड इज मिलियो थेरेपी, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। मिलियो थेरेपी में क्या होता है, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया जाता है, ओके, और इससे जो है बिहेवियरल चेंजेस आएंगे एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग इंप्रूव होगी। फाइन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज विच साइकोथेरेपी टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रीट फोबिक डिसऑर्डर्स। फोबिक डिसऑर्डर, फोबिया जो डिसऑर्डर्स हैं फोबिया वाले, उसमें कौन सी साइकोथेरेपी दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज एवर्जन, तो नहीं होगा। एवर्जन दिया जाता है अल्कोहल वाले पेशेंट्स में कि नेगेटिव स्टिमुलाई जो है दिया जाएगा, यूज़ किया जाएगा अनवांटेड बिहेवियर्स को रोकने के लिए, ठीक है। हम जो है कोई पर्टिकुलर बिहेवियर रोकना चाहते हैं, इसके लिए हम नेगेटिव स्टिमुलाई देंगे पेशेंट में ताकि वो दोबारा से उस चीज़ को यूज़ ना करे, ठीक है। अल्कोहल में हम देते हैं डाइसल्फिराम कि अगर पेशेंट अल्कोहल लेगा तो उसको अनप्लीजेंट सिम्टम्स आएंगे, इसकी वजह से वो आगे से ड्रिंक नहीं करेगा, एंड दिस इज एवर्जन थेरेपी, राइट। सेकंड इज डिसेंसिटाइजेशन, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। फोबिया में क्या होता है, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन होता है। धीरे धीरे जो है पेशेंट को जिस चीज़ से फोबिया है उससे इंट्रोड्यूस किया जाता है, बट एक माइल्ड फॉर्म में, ठीक है। पहले थोड़ा सा माइल्ड है, फिर थोड़ा सा मॉडरेट किया, फिर उसको धीरे धीरे जो है सिस्टमेटिकली हम बढ़ाते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी डिसेंसिटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीन इन अ पेशेंट विद द मैनिक फेज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। कौन सा मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है मैनियक फेज में देखा जाएगा, ठीक है। तो मैनिया फेज में क्या क्या देखने को मिलता है, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज होंगे, प्रेशर ऑफ स्पीच होगा, और क्या होता है, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, नींद कम आएगी, ग्रेंडियोसिटी होगा, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम होगा, इम्पल्सिविटी होगा, ठीक है, एंड फ्लाइट ऑफ आइडियाज भी मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटी, नो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है। सेकंड इज डिक्रीज्ड स्पीच, नो इंक्रीज हो जाएगी स्पीच। थर्ड इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज, यस फ्लाइट ऑफ आइडियाज मिलेंगे, रैपिड ट्रांजिशन होगा एक आइडिया से दूसरे में विदाउट लॉजिकल कनेक्शन, दो बातों में कोई कनेक्शन नहीं होगा, स्टिल पेशेंट विल जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, ओके। तो ऑप्शन सी इज correct here. Next is a patient is not speaking, mutism, holding the body in an unusual position. This is described as which type of schizophrenia? एक पेशेंट है जो बात नहीं कर रहा है, म्यूटिज्म है, बिल्कुल म्यूट है, अपनी बॉडी को एक अनयूजुअल पोजीशन में बना के बैठा है, तो ये कौन सा स्किज़ोफ्रीनिया है। तो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रीनिया में क्या होता है, सीवियर डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं मूवमेंट में एंड बिहेवियर में। पेशेंट क्या है, थोड़ा सा अनयूजुअल पोजीशन लेगा, मूवमेंट अलग रहेगा, अनयूजुअल उसमें बिहेवियर रहेगा, तो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रीनिया में सीवियर डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं मूवमेंट एंड बिहेवियर में, ठीक है। की फीचर्स इसके रहते हैं म्यूटिज्म, स्टूपर, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी एंड नेगेटिविज्म, ठीक है। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रीनिया। फॉलोइंग में से कौन सा जो है नेगेटिव सिम्टम नहीं है, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रीनिया में वी हैव पॉजिटिव सिम्टम्स एंड नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स में आता है हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन, बट नेगेटिव सिम्टम्स में आएगा एवोलिएशन, एनिडोनिया, एलोगिया, एसोसियलिटी, इफेक्टिव फ्लैटनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट हियर। ऑप्शन डी क्या है, एक पॉजिटिव सिम्टम है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट रिपोर्ट्स फीलिंग एज दो समथिंग इज क्रॉलिंग ऑन देयर स्किन causing intense itching, no physical abnormalities found. This phenomenon is classified as which type of hallucination? पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है कि उसको फील हो रहा है कि उसकी स्किन पे कुछ क्रॉल कर रहा है और जिसकी वजह से इंटेंस इचिंग हो रही है, ठीक है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया तो कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिली है, तो ये कौन सा हेलुसिनेशन है, ठीक है। तो व्हेनेवर यू फील फॉल्स परसेप्शन ऑफ टच का फॉल्स परसेप्शन अगर आपको फील होगा तो दैट इज टेक्टाइल हेलुसिनेशन, ओके। गस्टेटरी इज रिलेटेड टू टेस्ट, ऑडिटरी इज रिलेटेड टू हियरिंग एंड विजुअल इज रिलेटेड टू वी नो विजन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूड स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी ऑलवेज वर्क ऑन रियलिटी। सिगमंड फ्रूड ने मॉडल ऑफ पर्सनालिटी दिए थे, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो इनमें से जो है कौन सा रियलिटी पे वर्क करता है, ठीक है। तो ईगो क्या होता है, हमेशा रियलिटी पे वर्क करता है।
इड वर्क करेगा प्लेजर प्रिंसिपल पे, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पेशेंट को चाहिए होता है। ईगो वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, इट मीडिएट्स बिटवीन इड डिजायर्स एंड सुपर ईगो मोरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एंड थर्ड इज सुपर ईगो वर्क करता है मोरालिटी प्रिंसिपल पे, ठीक है। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड प्रेजेंट्स विद इडीमा एंड अ फ्लैग साइन, alternating bands of pigmented and depigmented hair, which nutritional deficiency disorder is most likely। बच्चा आया है ओपीडी में, उसमें क्या देखा गया है, इडीमा है और फ्लैग साइन है। फ्लैग साइन मतलब ऑल्टरनेट बैंड्स हैं, एक पिगमेंटेड हेयर है और एक डीपिगमेंटेड हेयर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लैग साइन। तो कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इज मोस्ट लाइकली, कौन सा डिसऑर्डर है? सो दिस इज क्वाशियोरकर, ठीक है। क्वाशियोरकर में फ्लैग साइन देखा जाता है एंड इट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी, ओके। इसके की फीचर्स क्या रहेंगे, इडीमा ड्यू टू लो सीरम एल्ब्यूमिन, फ्लैग साइन देखने को मिलेगा, मून फेस रहेगा, स्वोलन एब्डोमेन रहेगा, राइट। बट मैरास्मस क्या होता है, मैरास्मस में होता है कैलोरी डेफिशिएंसी में पेशेंट कैसा दिखेगा, सीवियर मसल वेस्टिंग वाला, नो इडीमा इज फाउंड, थिन एंड फ्रेल अपीयरेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एडिशनली प्रोटेक्ट्स STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कौन सा मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोटेक्ट करता है? तो IUDs नहीं करती है, OCPs नहीं करती है, कॉन्डोम। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिस्चार्ज टीचिंग शुड बी गिवन टू अ मदर फॉर हर चाइल्ड हु हैज सिस्टिक फिब्रोसिस है चाइल्ड को, आप उसकी मदर को क्या डिस्चार्ज टीचिंग दोगे, क्या आप बताओगे, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, एक जेनेटिक डिजीज है जो अफेक्ट करती है लंग्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को एंड अदर ऑर्गन्स को, ओके। एंड इट इज़ नॉट क्यूरेबल, ये क्यूरेबल नहीं है क्योंकि जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, बाई एनुअल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, ठीक है। पेशेंट का ईयरली जो है ट्वाइस हम जो है एग्जामिनेशन करेंगे जस्ट टू सी प्रोग्रेस ऑफ CF, सिस्टिक फाइब्रोसिस की प्रोग्रेशन को चेक करने के लिए बाई एनुअल एग्जामिनेशन करना होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। इसको मैनेज कैसे किया जाता है, चेस्ट फिजियोथेरेपी से, एंजाइम रिप्लेसमेंट से, एंटीबायोटिक से एंड न्यूट्रिशनल सपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज कॉमनली सीन इन अ चाइल्ड विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। RDS का अगर एक बच्चा आया है, चाइल्ड आया है हमारे पास, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगी? तो RDS स्किन में देखा जाता है, इट इज सीन इन प्रीटर्म इन्फेंट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट। जब एल्वियोलाई में सर्फेक्टेंट नहीं होता उसकी वजह से क्या होता है, एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है, और गैस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता एंड इट इज़ मोस्टली सीन इन प्रीटर्म्स बेबीज, राइट। इसका मेनली जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा डिज्निया, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस, नेजल फ्लेयरिंग, ग्रंटिंग, साइनोसिस एंड टेकिपनिया, ओके। गैस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है तो इसलिए रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलेंगे। मैनेजमेंट में आप क्या करोगे, सर्फेक्टेंट थेरेपी दे सकते हो, CPAP पे डाल सकते हो बच्चे को एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन। अगर कुछ भी जो है ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट नहीं शो कर रहा है तो अल्टीमेटली यू विल गो फॉर मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है। तो इधर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में अपना होगा डिज्निया, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस एंड नेजल फ्लेयरिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। Next question is Barrett esophagus is a condition in which the squamous epithelium of the esophagus is replaced by columnar epithelium. What is the primary cause? Barrett esophagus की एक कंडीशन है जिसमें squamous epithelium जो esophagus में squamous epithelium होती है उसको वो रिप्लेस हो जाती है columnar epithelium में। इसका मेजर कॉज क्या है, प्राइमरी कॉज इसका क्या है, ठीक है। तो इट इज़ मोस्टली कॉज ड्यू टू क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा देखा जाता है और अगर ये क्रोनिक हो जाए, बहुत लंबे टाइम तक ऐसा हो तो रिपीटेडली इंजरी होती रहेगी ईसोफेगस की लाइनिंग में, उसकी वजह से मेटाप्लेशिया हो जाता है, ठीक है। सेल्स जो है स्क्वेमस वाली सेल्स कोल्यूमिनार में चेंज हो जाती हैं एंड दिस इज नॉन एज बैरेट ईसोफेगस, ठीक है। बैरेट ईसोफेगस इज अ प्री कैंसरस कंडीशन, कैंसर होने से पहले वाली कंडीशन है एंड इट कॉजेज रिस्क ऑफ ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा, राइट। तो अपना इधर ऑप्शन रहेगा GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो है प्राइमरी कॉज है बैरेट ईसोफेगस का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई पिच साउंड हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ड्यू टू नैरोइंग ऑफ अपर एयरवे। कौन सी इनमें से एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड है जो हाई पिच है,
इंस्पिरेशन के टाइम पे सुनी जाती है ड्यू टू नैरोइंग ऑफ अपर एयरवे, जो नैरो हो गया है इसकी वजह से जो सुनी जाती है कौन सी है, दैट इज स्ट्राइडर। ठीक है, स्ट्राइडर जो है हमारी हाई पिच है, इंस्पिरेशन के टाइम पे सुनी जाएगी, एंड अपर एयरवे नैरोइंग की वजह से जो है स्ट्राइडर सुनने को मिलती है। ओके, इट इंडिकेट्स पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लैरिंग्स और ट्रेकिया। कॉमन कॉजेज क्या है बच्चों में, क्रूप है, एपिग्लोटाइटिस है, या फिर फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन। ओके, इसका उल्टा वीजिंग क्या होता है, एक्सपीरेशन पे सुनोगे आप। ठीक है, जब आप ब्रेथ को छोड़ोगे, एक्सपीरेशन करोगे, उस टाइम पे अगर साउंड सुनाई दे रही है हाई पिच विस्लिंग साउंड, तो दैट विल बी wheezing. Okay, and it is caused by lower airway obstruction, and it is commonly seen in asthma. Next question is, what is the correct suction level for an adult patient on वॉल सक्शन लगा हुआ है, आप सक्शन प्रेशर कितना रखोगे अडल्ट पेशेंट में। ओके, तो अडल्ट पेशेंट में हम रखते हैं 100 से 150 वॉल सक्शन पे, एंड 10 to 15 सेंटीमीटर H2O ऑन पोर्टेबल सक्शन यूनिट्स। ठीक है, 150 से ऊपर नहीं लेके जाएंगे प्रेशर, अदरवाइज इट कैन कॉज म्यूकोसल ट्रॉमा एंड हाइपोक्सिया। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। Next question is, when measuring visual acuity by a Snellen chart in a child, which statement is incorrect? Snellen chart से आप बच्चे का विजुअल एक्यूटी चेक कर रहे थे, तो कौन सी जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, तो स्टैंडर्ड डिस्टेंस क्या रहता है स्नेलन चार्ट के लिए, 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर या फिर 20 फीट पे जो है पेशेंट को बिठाया जाएगा। ओके, तो इधर हम फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं, मेंटेन 6 फीट डिस्टेंस इन स्टैंडिंग पोजीशन में 6 फीट जो है आप दूर पेशेंट को बिठाओगे, तो 6 फीट तो नहीं है, 6 मीटर होना चाहिए या फिर 20 फीट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनकरेक्ट हियर, ये अपना आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने इनकरेक्ट ढूंढना था। ओके, ध्यान देना इन शब्दों पे, इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 45-year-old मेल विद टाइप 1 डायबिटीज प्रेजेंट्स विद deep rapid breathing and fruity breath odor, which electrolyte imbalance is associated with DKA, diabetic ketoacidosis। टाइप 1 डायबिटीज़ है पेशेंट को स्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिल रही है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस DKA में देखा जाता है? तो DKA क्या करता है, इनिशियली हाइपरकेलीमिया करता है ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी एंड एसिडोसिस। ओके, DKA में क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन जो है कम हो जाता है, और इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को एंड पोटेशियम को दोनों को सेल्स के अंदर लेके जाना। ठीक है, बट क्योंकि इंसुलिन डेफिशिएंसी है तो पोटेशियम अंदर नहीं जाएगा, इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज, अ पेशेंट इज अंडरगोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटर्स ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड। पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, कौन से इंडिकेटर्स हैं सर्कुलेटरी ओवरलोड के। ओके, तो सर्कुलेटरी ओवरलोड कब होता है, जब हम एक्सेस ब्लड वॉल्यूम दे देते हैं रैपिडली। साइंस होते हैं इसके डिस्निया, टेकिकार्डिया, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडीमा। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट हियर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में जो है हाइपोटेंशन दिया गया है, हाइपोटेंशन से ही आप समझ जाओगे ये जो है रॉन्ग है। ठीक है, हाइपरटेंशन हमें इसमें देखने को मिलेगा, नॉट हाइपोटेंशन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ ओपियोइड ओवरडोज का एंटीडोट क्या है, तो दिस इज नैलेक्सोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेशेंट रिसीविंग नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग हैज जस्ट कंप्लीटेड अ फीडिंग सेशन, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन विच पोजीशन शुड बी मेंटेन्ड। अभी जो है आपने आरटी फीड दिया है पेशेंट को, आरटी फीड देने के बाद में यू वांट टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, कि पेशेंट में एस्पिरेशन ना हो, तो आप कौन सा पोजीशन दोगे। तो आफ्टर फीडिंग ऑल्सो हमें जो है पेशेंट को फॉलर्स पोजीशन में रखना होता है कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट फॉर 30 to 60 मिनट्स आफ्टर फीडिंग। ठीक है, इससे क्या होगा, एस्पिरेशन नहीं होगा, रिफ्लक्स नहीं होगा, एंड रीगर्जिटेशन नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन विल बी फॉलर्स पोजीशन में हम पेशेंट को रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 79-year-old मेल प्रेजेंट्स विद चेस्ट पेन, विच ECG लीड्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंफीरियर वॉल MI। 79-year-old मेल है, चेस्ट पेन की कंप्लेन लेके आया है, कौन सी ECG लीड जो है इंफीरियर वॉल MI को इंडिकेट कर रही है। ओके, तो इधर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, लीड नंबर 2, 3rd एंड AVF। ये क्वेश्चन जो है प्योरली लर्न करने का है। ठीक है, इसमें कुछ समझने का है नहीं। लेटरल वॉल MI होगा तो ये वाली लीड शो करेंगी, एंटीरियर वॉल होगा तो V1 से V4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन टू चेक सर्कुलेशन ऑफ हैंड बिफोर
एबीजी करने से पहले सर्कुलेशन ऑफ हैंड चेक करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे? मॉडिफाइड एलन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सरे फाइंडिंग, जिसमें जो है बूट शेप्ड हार्ट दिखाया गया था। तो ये कौन सी डिजीज में आपको देखने को मिलेगा? तो बूट शेप्ड हार्ट इज सीन इन TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। ठीक है, TOF, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में होता क्या है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एंड इट इज मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। दिस इज नॉट ए साइनोटिक, दिस इज साइनोटिक। ठीक है, 4 डिफेक्ट्स इसमें देखने को मिलती है: VSD, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग आयोटा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीवियर फॉर्म, वर्टिब्रल कॉलम और पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्चेस fail to close in the lumbosacral area and no organs protrude and there may be a dimple. This is vertebral column जो है अच्छे से close नहीं हो पाया है lumbosacral area में, जिसकी वजह से एक डिम्पल है। ठीक है, बैक एरिया में, lumbosacral एरिया में एक डिम्पल है, बट नो ऑर्गन्स आर प्रोट्रूडिंग, कोई भी ऑर्गन जो है बाहर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? इज स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और सिस्टिका। ठीक है, तो हमारे 2 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है ओकल्टा एंड सेकंड इज सिस्टिका। ठीक है, ओकल्टा इज हिडन डिफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक डिम्पल आपको देखने को मिलेगा और कोई ऑर्गन जो है बाहर नहीं आ रहा होगा। बट सिस्टिका में क्या होता है? उसके उल्टे ऑर्गन्स जो है प्रोट्रूड कर रहे होते हैं उस डिफेक्ट से। ठीक है, तो सिस्टिका इज मोर सीवियर फॉर्म। फाइन, बट अपने क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई ऑर्गन बाहर नहीं आ रहा है, एक डिम्पल है जस्ट, तो इट इज स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। उसके बाद में 2 चीज़ें होती हैं, मेनिंजोसील एंड माइलोमेनिंजोसील। अगर मेनिंजोसील होगा तो मेनिंजोसील में क्या होता है? CSF फिल्ड सैक जो है प्रोट्रूड होता है डिफेक्ट से, CSF से भरा हुआ सैक जो है बाहर आ गया होगा। बट अगर माइलोमेनिंजोसील हुआ तो उसमें क्या होगा? स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होगी, मेनिंजेस भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड एंड मेनिंजेस भी उस सैक में होंगी। देखो, बहुत सिंपल से बता रही हूँ, मेनिंजोसील में क्या है? सैक है और CSF है, सिंपल। बट माइलोमेनिंजोसील में क्या है? सैक है, उसमें मेनिंजेस भी इन्वॉल्व हैं, उसमें स्पाइनल कॉर्ड भी है। ठीक है, तो माइलोमेनिंजोसील इज मोस्ट सीवियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज A newborn physical assessment reveals absent femoral pulses and increased blood pressure in the upper extremities. The finding is most indicative of. न्यूबॉर्न का फिजिकल असेसमेंट हुआ है, फिमोरल पल्सेस जो है एब्सेंट है, ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो गया है, बहुत बढ़ा हुआ मिला है अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। तो ये जो है कौन सी फाइंडिंग को इंडिकेट कर रहा है? सो दिस इज कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा। इसमें क्या होता है? कंजेनाइटल नैरोइंग होती है, मतलब बाय बर्थ नैरोइंग प्रेजेंट होती है आयोटिक आर्च में नियर द डक्टस आर्टीरियोसस। इसकी वजह से लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अच्छे से लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में ब्लड नहीं जाएगा, जिसकी वजह से एब्सेंट फिमोरल पल्सेस आपको देखने को मिलेगी या फिर वीक फिमोरल पल्सेस। ओके, एंड जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें जो है हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, उसमें जो है मोर देन 20 mmHg का डिफरेंस मिलेगा ब्लड प्रेशर में, एंड दिस यूजुअली इज सीन इन कोआर्क्टेशन ऑफ आयोटा। Next question is for severe pre-eclampsia patient, what is the loading dose of MgSO4 by Jospin method? Severe pre-eclampsia का patient है, MgSO4 का लोडिंग डोज आप कितना दोगे? तो जोस्पैन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है? लोडिंग डोज देते हैं 4 ग्राम की IV ओवर 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर जो है 4 ग्राम जो है हम लोडिंग डोज देंगे, उसके बाद में IV इन्फ्यूजन चला देंगे 1 ग्राम पर आवर। ओके, देन मेंटेनेंस डोज हम जो है कंटिन्यू रखेंगे 24 आवर्स तक आफ्टर डिलीवरी और लास्ट कन्वर्जन। एंड अगर हमसे पूछा जाता प्रिटकार्ड मेथड के अकॉर्डिंग कितना लोडिंग डोज रहेगा, तो दैट विल बी 14 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम जो है IV देंगे एंड 10 ग्राम जो है IM देंगे। फाइन, और उसके बाद में मेंटेनेंस पे चलाएंगे 5 ग्राम IM एवरी 4 आवर्स। ओके, बट क्योंकि हमसे जोस्पैन मेथड के अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो ऑप्शन ए विल बी राइट हियर। लोडिंग डोज विल बी 4 ग्राम IV ओवर 5 मिनट्स, देन IV इन्फ्यूजन 1 ग्राम पर आवर। और एंटीडोट हमारा MgSO4 टॉक्सिसिटी का रहेगा कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बाई मैनुअल एग्जामिनेशन एज अर्ली एज 4 to 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो ऐसा कौन सा बाई मैनुअल एग्जामिनेशन है जो 4 से 5 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे देखा जाता है? ठीक है, तो दैट इज पाल्मर साइन। क्या होता है? रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आपको बाई मैनुअल एग्जामिनेशन पे देखने को मिलेगी एज अर्ली एज 4 to 5 वीक्स। ठीक है,
Next question is, a mother is having trisomy of 18 and BMI is more than 30. She has gestational diabetes and is a smoker. Which one is a non-modifiable factor? Trisomy 18 है, BMI more than 30 है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, स्मोकर भी है मदर, ठीक है। तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर उनमें से क्या है? ओबेसिटी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, स्मोकिंग को कर सकते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बट ट्राइजोमी 18 इज़ नॉन मॉडिफाइबल। ट्राइजोमी ऑफ 18 के साथ हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो दैट विल बी नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse observes that a patient has multiple medications including antihypertensive and antacid. Which is a correct statement regarding medication administration? तो एक पेशेंट की जो मल्टीपल मेडिकेशंस चल रही हैं एंड आपको जो है एंटी हाइपरटेंसिव्स भी देनी है एंड एंटासिड्स भी देनी है, तो फॉलोइंग में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो देखो, इसमें जो है एंटासिड्स बोला गया है। एंटासिड्स क्या होता है? ड्रग की एब्जॉर्प्शन को, दूसरे ड्रग की एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कुछ एंटी हाइपरटेंसिव्स की एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है, इसीलिए हम जो है इस मेडिसिन को साथ नहीं देंगे। एंड देने से पहले वी विल चेक द इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग, से पहले जो है हम दोनों ड्रग्स के बीच का इंटरेक्शन चेक करेंगे, ठीक है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फीटल हेड पैसेज? कौन सा एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर जो है पेल्विक इनलेट का स्मॉलेस्ट होता है एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फीटल हेड पैसेज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब एपी डायमीटर जो सबसे स्मॉलेस्ट किस में देखने को मिलेगा? तो दिस इज ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, ओके। तो ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट जो है शॉर्टेस्ट एपी डायमीटर होता है, जिससे जो है फीटल हेड को निकलना होता है एंड इट इज अराउंड 10 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल वे टू कंफर्म द राइट प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब? सबसे रिलायबल वे कौन सा है? तो चेस्ट एक्सरे क्या होता है? हमेशा कंफर्मेशन के काम आता है, मतलब ये बेस्ट पॉसिबल चीज़ है अगर आपको ईटी ट्यूब की प्लेसमेंट चेक करनी है तो, ठीक है। बट इट इज़ नॉट यूज्ड कॉमनली। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इमरजेंसी में आप जो है ईटी ट्यूब डाल रहे हो और एवरी पेशेंट के लिए आप एक्सरे करके देख रहे हो, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसीलिए मोस्ट रिलायबल वे माना जाता है कैप्नोग्राफी को, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। Next is, in which of the following clinical stage of HIV does recurrent oral ulceration and angular cheilitis occur? कौन सी स्टेज में होता है? दिस इज स्टेज 2 में आपको ओरल अल्सरेशंस एंड एंगुलर चेलाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट क्या है? तो सीवियर हाइपरकैलेमिया में वी ऑलवेज यूज IV डेक्सट्रोज विद इंसुलिन। क्या करता है? पोटेशियम को सेल्स के अंदर डाल देगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए विल बी आंसर हियर। एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है? देखो, जब हाइपरकैलेमिया होता है तो कार्डियक मेम्ब्रेन का जो है स्टेबलाइजेशन खराब हो जाता है, ठीक है। कार्डियक मेम्ब्रेन जो है स्टेबल नहीं रह पाती है, तो कार्डियक मेम्ब्रेन की स्टेबलाइजेशन के लिए वी गिव कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। याद रखना है, हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट्स में कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, पर वो हाइपरकैलेमिया को कम करने के लिए नहीं देते हैं। दैट इज गिवन टू स्टेबलाइज कार्डियक मेम्ब्रेन, ओके। सो ऑप्शन ए हमारा इधर आंसर होगा कि हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए हम देंगे IV डेक्सट्रोज एंड इंसुलिन। Next question is, a child is suffering from non-Hodgkin lymphoma. The nurse knows that child presents with which clinical feature? Child जो है non-Hodgkin lymphoma का पेशेंट है, कौन सा क्लिनिकल फीचर जो है देखने को मिलेगा? तो non-Hodgkin lymphoma NHL में मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनल डिस्टेंशन या स्वेलिंग देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन द GI ट्रैक्ट का लिम्फॉइड टिश्यू जो है इन्वॉल्व हो गया है, इसीलिए जो है स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा? फीवर, वेट लॉस एंड लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज, गैस गैंग्रीन इज ऑल्सो नोन एज। गैस गैंग्रीन को और किस नाम से बोला जाता है? तो दैट इज क्लोस्ट्रीडियम मायोनेक्रोसिस। नेक्स्ट इज, द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कवर्स। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किसको कवर करती है? तो ये कवर करती है डेथ एंड डिसेबिलिटी आफ्टर रोड एक्सीडेंट। इसकी लॉन्च डेट थी 9 मई 2015। एंट्री एज इज 18 से 70 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड विद रूमेटिक फीवर कंप्लेन्स ऑफ हैविंग जॉइंट पेन, व्हाट विल बी द नर्सेज एक्शन? रूमेटिक फीवर हुआ है बच्चे को, तो जॉइंट पेन का जो कंप्लेंट कर रहा है, तो नर्स का एक्शन क्या रहेगा?
सो रूमेटिक फीवर क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी है, इसमें क्या होगा, पेनफुल जॉइंट इन्फ्लेमेशन होगा, पॉलीआर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी हमारी रहती है मैनेज, पेन को मैनेज करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। सुटेबल एनाल्जेसिक्स देंगे, एनसेड्स देंगे, एस्पिरिन है, ब्रूफिन है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिया। Next question, a woman visits a place she has never been before but experiences an unsettling familiarity feeling as though she recognizes the people and surroundings. This is एक women जो है एक नई place पे आई है and she is feeling like कि मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ, हालांकि वो फर्स्ट टाइम आई है बट शी इज़ फीलिंग लाइक मैं आ चुकी हूँ पहले। तो वॉट शी इज़ एक्सपीरियंसिंग, क्या एक्सपीरियंस कर रही है, दिस इज़ डेजावू। अगर आपको अनफेमिलियर चीज़ों से फेमिलियरिटी लगी तो दैट इज़ डेजावू, ठीक है। इसका उल्टा होता है जेमिस वू, इसमें होता है अनफेमिलियर विद फेमिलियर कंडीशन। जिन चीज़ों का आपको पता है फेमिलियर थे उनके लिए आप अनफेमिलियर हो जाओगे तो दैट विल बी नोन एज जेमिस वू। नेक्स्ट इज अ पेशेंट हु इज टेकिंग लिथियम कार्बोनेट शुड टेक द मेडिसिन टू अवॉइड नोशिया एंड वॉमिटिंग विद। लिथियम कार्बोनेट चल रहा है पेशेंट का, तो ये मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए, इन बिटवीन मील्स, आफ्टर मील्स, फुल ग्लास ऑफ वाटर या कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो दिस इज यूजुअली टेकन आफ्टर मील्स टू prevent nausea and vomiting. Next is a patient who says, if I died everyone would feel happy. What is the probable nursing diagnosis based on this statement? पेशेंट क्या बोल रहा है कि अगर मैं इफ़ आई डाइड, अगर मुझे कुछ हो गया सभी जो है बहुत खुश होंगे। तो इसमें आपका प्रोबेबल नर्सिंग डायग्नोसिस क्या रहेगा, सबसे ऊपर किसकी सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे किसको रखोगे। तो रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म, ठीक है, सेल्फ हार्म जो अगर किसी पेशेंट में सेल्फ हार्म देखा जा रहा है उसको हम हमेशा प्रायोरिटी पे रखेंगे। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी ओवर वैक्यूम डिलीवरी के कंपैरिजन में फोर्सेप्स डिलीवरी क्या क्या एडवांटेज है। तो फोर्सेप्स डिलीवरी कैन बी यूज्ड इन ब्रीच आफ्टर कमिंग हेड, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज मोस्ट टेरेटोजेनिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फॉलोइंग में से कौन सा इन्फेक्शन जो है मोस्ट टेरेटोजेनिक है, ठीक है। ऑप्शंस आर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा, जीका वायरस या CMV साइटोमेगालो वायरस। तो ऑप्शन विल बी जीका वायरस क्या है, हाईली टेरेटोजेनिक है, इट कॉजेज माइक्रोसेफेली कॉज करता है एंड सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, ठीक है। ये इम्पेयर करता है फीटल ब्रेन डेवलपमेंट को, नॉन एज जीका एसोसिएटेड कंजेनाइटल सिंड्रोम। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय एडीज मॉस्किटो ऑल्सो वाया सेक्शुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज रेजिडुअल क्लोरीन आफ्टर क्लोरिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी मेजर्ड आफ्टर। क्लोरिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के बाद में आप रेजिडुअल क्लोरीन कितनी देर बाद चेक करोगे। तो यू विल चेक इट आफ्टर 30 मिनट्स के बाद में चेक किया जाता है एंड मिनिमम रेजिडुअल क्लोरीन लेवल इज 0.2 से 0.5 mg पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर। इससे क्या इंश्योर होता है, एजुकेट डिसइंफेक्शन एंड ऑन गोइंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री। फॉलोइंग में से कौन सा एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर है, हाइट, वेट, हेड सर्कमफेरेंस या MUAC, मिड आर्म अपर सर्कमफेरेंस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, मिड आर्म अपर सर्कमफेरेंस इज एज इंडिपेंडेंट इंडिकेटर। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद नॉर्सेट 9 मीन्स। नॉर्सेट 8 का मीन्स क्वेश्चन पेपर मैंने पहले ही करवा दिया था। नाउ नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन नॉर्सेट 9 मीन्स। फाइन, थैंक यू सो मच।